गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद परिवार में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों का सब्जेक्ट एजुकेशन है। एजुकेशन में हम लोग टारगेट जो रखे हैं जून 2023 में जो एग्जाम होने वाला है आपका एनडीए यूजीसी नेट, उसको हम लोग टारगेट बनाकर चल रहे हैं और हम लोग यूनिट 10 को डिस्कस कर चुके हैं, कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग आज की शाम 8:30 बजे हम लोग उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में या जो उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे शाम को 8:30 बजे, जो कि यूट्यूब पर लाइव क्लास होगी आपकी। और साथ ही हम लोग कंटेंट वाले क्लास पढ़ रहे हैं। कंटेंट वाली क्लास में यूनिट 9 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 9 में हम लोग का एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप है, मतलब शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन और नेतृत्वशीलता है आपका। सेक्शन ए के पोर्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके मीनिंग्स के, इसके टाइप्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। साथ ही हम लोगों ने पोस्ट कॉर पढ़ा था। पोस्ट कॉर किसका है याद रखेंगे, POSTCORB। पोस्ट कॉर किसका है बताएं, पोस्ट कॉर किसका है? पोस्ट कॉर की बात करेंगे हम, सीपीएम की बात करेंगे हम। सीपीएम पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके, पढ़ के साथ हम लोग शॉर्ट पढ़ चुके हैं, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपका। ये बुलिंग हो गया। साथ में एक और नाम आता है, दूसरा नाम क्या है? उर्विक का नाम आता है। लूथर बुलिंग और उर्विक जो इनसे संबंधित है। फिर हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं सीपीएम क्या होता है। सीपीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं। इसको किसने किया था? ठीक, ड्यूपॉन्ट ने दिया था। कब दिया था? 1950 में। हाँ, 1950 में दिया था। वही ये कब आया था? 1937 में आया था ये आपका। फिर इसके बाद PERT क्या होता है? PERT से रिलेटेड आपका इसका फुल फॉर्म आता है वैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है आपका। फिर हम SWOT की बात करेंगे। SWOT क्या बताता है आपको? SWOT में S स्ट्रेंथ है, W वीकनेस है, O अपॉर्चुनिटीज है और T है आपका थ्रेट्स है आपका। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये भी याद रखना कि ये तीन आपके जो होते हैं इनका यूज कब करते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सीपीएम में हम लोग क्या देखते हैं बताइए जरा। सीपीएम में क्या देखते हैं? पूरा करने के लिए समय निर्धारित रहता है। ओवरऑल एक्टिविटीज, संपूर्ण काम करने के तरीके को हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है ना? क्या देखते हैं? संपूर्ण काम करने के तरीके को हम लोग देखते हैं। नेटवर्क यहाँ पर जो है पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है हम लोगों को। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर सीपीएम वाला? मतलब डिटरमिनिस्टिक होता है ये मतलब कि निश्चितता प्रदान करता है। क्या करता है? निश्चितता प्रदान करता है, डिटरमिनेशन प्रदान करता है आपका। ठीक है, डिटरमिनिस्टिक है। डिटरमिनिस्टिक है ये आपका। ठीक, सीपीएम में कहता है कि जब कभी कोई भी एक्टिविटी करने जाती है तो पूरी एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है, ये पूरी मतलब ओवरऑल एक्टिविटीज के टाइम बताता है। क्या बताता है? ओवरऑल एक्टिविटीज जो आप पूरा काम करते हो उसमें कितना समय लगता है वो ये बताता है आपका सीपीएम बताता है। वही PERT की बात करेंगे तो PERT क्या कहता है? इसमें कहता है आइडेंटिफाई द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट, मतलब कि प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कौन कौन सा टास्क है और हर टास्क में कितना टाइम लगेगा ये बताता है आपका। ठीक है ना? ये संभावना बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना को ये बताता है कि
किस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, ये पूरा जानते। सीपीएम पूरा टाइम बताता है एक्टिविटीज में, ये हर प्रोजेक्ट में कितना कितना टाइम लगेगा ये बताता है, मतलब पूरा कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा पूरा ये पॉइंट बताता है। वही शॉर्ट क्या होता है, जो होता है ये किसी प्रोजेक्ट को, कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, प्रोजेक्ट बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की योजना बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में सहायक होता है, जिसमें आपके शुरुआत के दो जो है वो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है, आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये दो जो है वो नीचे आ रहा है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक, तो ये होता है आंतरिक जो है आपका आंतरिक वातावरण देखते हैं और बाहरी वातावरण देखते हैं। इन दोनों के वातावरण को देखने के बाद तभी हम प्रोजेक्ट का स्ट्रेटजी बनाते हैं आपका। क्लियर? तो ये चार के चारों क्लियर है, बताइए। चलिए, अब हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है, अब हम लोगों को क्या बात करनी है। हम लोग जो बात डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट 9 को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पढ़ लिया था, जो टेलर का फ्रेडरिक विंसो टेलर हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी। चलेंगे, लिखेंगे, मेरे साथ लिखते चलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही के रूप में प्रशासन। नौकरशाही के रूप में प्रशासन। ठीक, नौकरशाही के रूप में प्रशासन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। नौकरशाही के रूप में हम लोग प्रशासन को यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब आगे चलकर ना। नौकरशाही के रूप में प्रशासन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम नौकरशाही के फादर कौन है, मतलब कि प्रशासन में नौकरशाही का जो फादर है, मतलब इसके पूछा है कि ब्यूरोक्रेसी के फादर कौन है, तो आप बताएंगे मैक्स वेबर है। कौन है आपके? मैक्स वेबर के फादर है आपके। ठीक, कौन है? मैक्स वेबर। ठीक है, लिखिएगा मेरे साथ, मैक्स वेबर। ठीक, इन्हीं को मैक्स वेबर को ही जो है क्या कहा जाता है? नौकरशाही का फादर कहा जाता है। प्रशासन के रूप में नौकरशाही का फादर कहा है। अगर हम बात करेंगे अब मैक्स वेबर की, तो अब इसकी बात समझनी है। सबसे पहले हम लोगों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पढ़ा था। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत बाद हम लोग नौकरशाही सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत किसका था? फ्रेडरिक विंसो टेलर का था। उसमें इन्होंने क्या बताया था? उसमें इन्होंने बताया था एक कंपनी है, उस कंपनी में यदि वर्कर काम कर रहे हैं तो वहां पर उनका संबंध केवल वर्कर के काम से है, उनका मानवीय संबंध कोई नहीं होगा किसी वर्कर से। उनका कहने का मतलब था कि अगर 8 घंटे अगर आपको ड्यूटी दी गई है तो आप 8 घंटे ड्यूटी वहां पर करेंगे। यदि आप 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते हैं तो वहां पर आपको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। जैसे इनकेस किसी की तबीयत खराब हो गई, उसने 4 घंटे काम किए, फिर उसके बाद बुखार आ गया, वो घर चला गया, तो उसको पैसे केवल 4 घंटे के ही मिलेंगे, उससे ऊपर के नहीं मिलेंगे। लेकिन यही इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें मानवीय संबंध नहीं दिखाई दिए जाते, उसमें एक दूसरे का संबंध नहीं दिखाई दिया जाता, बल्कि इसमें मैक्स वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत है, इसमें आपको ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वो जो है वैज्ञानिक प्रबंधन जो सिद्धांत है
वो वैज्ञानिकता पर आधारित है, जबकि उसमें वैज्ञानिकता पर जो आधारित होता है उसमें किसी प्रकार का हम जो किसी भी चीज को ना तो जोड़ सकते हैं ना तो तोड़ सकते हैं, जो जैसी प्रक्रिया में चल रही है उसको वैसी ही प्रक्रिया में चलाने का कार्य किया जाता है। लेकिन मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हैं मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, मैक्स वेबर अ जर्मन साइंटिस्ट। ये कहाँ के थे? मैक्स वेबर जो है जर्मन साइंटिस्ट थे। कहते हैं डिफाइंड ब्यूरोक्रेसी एज अ हाईली स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं कि नौकरशाही को एक उच्च स्तरीय, एक उच्च संरचित, औपचारिक और के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब कहते हैं डिफाइन ब्यूरोक्रेसी एज ए हाईली स्ट्रक्चर, फॉर्मलाइज्ड एंड आल्सो एन इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि मैक्स वेबर ने इसको एक बहुत बड़े स्तर पर बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि जो ये मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही एक ऐसी विषय वस्तु होती है जिसमें हम किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं। इसमें औपचारिक संबंध होते हैं, ठीक है ना, औपचारिक संबंध होते हैं, फॉर्मलाइज जिसको बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या? हाईली स्ट्रक्चर्ड बनाई उन्होंने। मेरे साथ लिखते चलेंगे, हाईली स्ट्रक्चर्ड बताया, ठीक, हाईली स्ट्रक्चर्ड बताया इन्होंने। स्ट्रक्चर्ड का मतलब, हाईली स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है उच्च संरचित, उच्च संरचना। उच्च संरचना हो गया आपका। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है? फॉर्मलाइज बताया है आपका। क्या बताया है? फॉर्मलाइज बताया। फॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है आपका? औपचारिक। औपचारिक बताया है। ये आपका यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर कैसा है ये इसके बारे में बताते हैं आपका। ये हो गया आपका हाईली स्ट्रक्चर्ड के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि he also institute the benefit that an organization must have a defined hierarchical structure। क्या है आपका? हायरार्किकल स्ट्रक्चर है आपका। ये पॉइंट की पॉइंट्स में बताता जा रहा हूँ। इन्होंने क्या क्या बोला है? इन्होंने पहले बोला है, कहते कि यह एक अवैयक्तिक संगठन भी है। कहते कि ना यह एक, इसमें इन्होंने कहा कि विश्वास भी यह करना चाहिए कि एक संगठन के पास एक परिभाषित पदानुक्रमिक संरचना होनी चाहिए। पदानुक्रमिक संरचना का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। पदानुक्रम का मतलब एक सीट पर कोई बैठा है, उसके ऊपर दूसरी सीट पर कोई बैठा है, उसके ऊपर तीसरी सीट पर कोई बैठा है, इसको कहते हैं पदानुक्रमिक। हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं। लिखेंगे मेरे साथ लिखिएगा, हायरार्किकल पदानुक्रमिक संरचना होती है। अभी पदानुक्रमिक संरचना क्या होती है? इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक स्कूल है यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन होगा? सबसे बड़े स्तर पे आपका मैनेजमेंट होगा, मैनेजर होगा, ठीक। दूसरे स्तर पे कौन होगा? प्रिंसिपल होंगे आपके, फिर तीसरे नंबर पे आपके टीचर्स होंगे, फिर इसके बाद आपके क्लर्क होंगे, फिर इसके बाद आपके चपरासी होंगे, प्यून होंगे, ठीक, प्यून होंगे। तो यहाँ पर ये आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये पदानुक्रम का मतलब होता है सबसे बड़े स्तर पर कौन है? मैनेजर, फिर आपका प्रिंसिपल है, फिर टीचर्स है आपके, टीचर्स के बाद फिर आपके कौन आते हैं? क्लर्क आते हैं, क्लर्क के बाद आपके प्यून आते हैं, ठीक है, कितने आते हैं? चपरासी। तो ये एक तरीके से व्यवस्थित क्रम है, इसी को हम पदानुक्रमिक संरचना बोलते हैं, एकदम हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही का मतलब होता है जहाँ पर एक व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति ऊपर बैठा होगा और उसके अंदर में काम करेंगे और लोग, ठीक। यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, दो चीजें मैंने बताई है, एक साइंटिफिक थ्योरी बताई है टेलर का, टेलरिज्म,
ठीक, टेलरिज्म में क्या था, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। टेलरिज्म में टेलरवाद जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत था, जिसमें बताया गया कि एक कंपनी में यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके काम करते समय जो है, यदि उसको मान लो 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी में यदि उसको 4 घंटे सही रहा और 4 घंटे में अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसको केवल 4 घंटे का ही मेहनताना मिलेगी, उसको मजदूरी मिलेगी और 4 घंटे की मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। ब्यूरोक्रेसी क्या कहता है, ये मानवीय संबंधों पर आधारित है, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मानवीय संबंधों पर आधारित नहीं है। वहाँ पर भाईचारे का कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पर केवल प्रोडक्ट के बारे में समझाना कि प्रोडक्ट से इनपुट कितना हमको मिल रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट के इनपुट मिलने के साथ साथ ह्यूमन रिलेशनशिप को भी देखा जाता है, मानवीय संबंधों को भी देखा जाता है। इसमें आपका जो है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये रूढ़िवादिता पर आधारित होता है। लेकिन क्यों, कैसे, जैसे इसमें जो रूल बना दिए गए हैं तो रूल सभी को फॉलो करने पड़ेंगे, किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसी के लिए कोई छूट नहीं है। जबकि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, नियम तो बना दिए गए लेकिन उसको परिस्थितियों के अनुसार ही उन्होंने बताया है। ठीक, एनटीए यूजीसी नेट ने इसको कई बार क्वेश्चन पूछा है और उसमें यही निकल कर आया है कि ब्यूरोक्रेसी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जो है साइंटिफिक थ्योरी में जो टेलरवाद का सिद्धांत है उसमें किसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। फिर इसके बाद मैंने इसे बताया कि ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, ये एक उच्च संरचना पर आधारित बनी हुई होती है, जिसमें इसमें फॉर्मलाइज औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक संबंध का जो निश्चित संबंध जो होते हैं उसमें, लेकिन औपचारिक संबंध होने के बाद अनस्ट्रक्चर्ड इसका इंस्टीट्यूट होता है। इंस्टीट्यूट जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं, अनइंडिविजुअल होता है, या कह सकते हैं इम्पर्सनल होता है, इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको नोट करिएगा, ये पॉइंट मेरे से छूटा मिस हुआ। ठीक, अवैयक्तिक संगठन क्यों कहा गया है, क्योंकि जब कभी प्रशासन में कोई एक संगठन बनता है, कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है, बल्कि उसमें कई लोग, कई सदस्य मिलकर जो है एक संस्था का, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं। कोई एक व्यक्ति उस संगठन का जो है निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए अवैयक्तिक संगठन यहाँ पर बोला गया है। ठीक, फिर इसके बाद मैंने बताया था हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब कभी ब्यूरो, आप इसमें जाएंगे टेलरिज्म में, तो इसमें जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं बनाते वहाँ पर जो है आप उन्होंने बांट दिया, जबकि ब्यूरोक्रेसी में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाकर रखते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट है, यहाँ पर प्रशासन है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बिना आप कोई वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका बताया है, क्लियर है। अब बताइए, पॉइंट्स क्लियर है सबके सब, पूरे पॉइंट सर? ये आपका कोई एक ऊपर बैठा हुआ है, अब यहाँ पर इनको ये काम दिया गया, ठीक, ये काम हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों बैठे ऊपर, अब इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई बैठा होगा, ये तीनों इनके अंडर में काम कर रहे हैं, फिर ये तीनों इनके अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक, फिर ये और ऐसे, तो ये डिवाइडेशन होता जाता है, बढ़ता जाता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एक के नीचे एक काम करते हैं, एक के नीचे एक काम करते हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपका। क्लियर? जी सर। ठीक है ना, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। आप बताओ, अब फिर इसमें कहता है कि मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी आइडियली हैज अ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को हम लोग नोट डाउन करेंगे कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं आपकी, मेरे साथ लिखते चलिएगा तो छूटेगा नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर आपका आता है, नंबर 1 पर हम लोग देखेंगे क्या होगा। नंबर 1 पे कहता है, इसमें पहला जो इनकी विशेषता बताता है, इसमें कहता है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर लिखेंगे, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक को तभी एग्जाम आता है, स्पेशलाइजेशन, इसका स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ठीक, पहला तो ये हो गया आपका, मतलब श्रम की विशेषज्ञता लिखेंगे, श्रम की विशेषज्ञता लिखेंगे।
की पहला श्रम की विशेषज्ञता हो गई। दूसरा कह रहा है कि अ फॉर्मल सेट ऑफ, कह रहा है कि अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, लिखिए इसको, अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना, रेगुलेशन हो जाएगा आपका। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसमें कहता है कि नियमों और विनियमों का एक औपचारिक सेट, ना, लिखेंगे नियमों और विनियमों, ठीक, नियमों और विनियमों का एक औपचारिक सेट। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट है आपका। तीसरे में कहता है वेल डिफाइंड हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लिखेंगे वेल डिफाइंड हायरार्किकल hierarchy within the organization, within the ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसमें कहता है संगठन के अंदर अच्छी तरह से परिभाषित पदानुक्रमित, मतलब संगठन के अंदर, है ना, संगठन के अंदर पदानुक्रम की सही परिभाषा, सही परिभाषा। ठीक, ये हो गया आपका। नंबर 4 लिखेंगे। नंबर 4 कहता है इम्पर्सनैलिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, लिखेंगे impersonality in the application of rule, application of rule, है ना, इसको कहते हैं नियमों को लागू करने में अवैयक्तिकता, नियमों को लागू करने में अनियमितता, ठीक है ना, नियमों को लागू करने में अनियमितता। क्लियर है इतने पॉइंट? बताएं, अब इसको हम डिफाइन करें, बताइए। के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है श्रम की विशेषज्ञता। श्रम की विशेषज्ञता मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। हम ये देखेंगे जब कभी इसमें ब्यूरोक्रेसी में कोई काम करने आता है तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि उसको किस चीज़ में वो निपुण है, किस चीज़ में उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से, किस तरीके, मतलब इसमें हम बताएंगे इसमें कोई भी वर्कर है, उस वर्कर को किसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है,
उसमें स्पेशलाइजेशन उसका किस प्रकार के काम को करने में है। तो पहला पॉइंट ये होता है, ये कॉमन है, उसमें भी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में भी ये देखा जाता है, इसमें भी ये देखा जाता है। दूसरा कह रहा है कि नियमों और विनियमों का एक औपचारिक सेट, नियमों और विनियमों मतलब करके ए फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स हो जाएंगे और रेगुलेशन, इन दोनों का एक सेट बनता है आपका, ठीक। रूल्स एंड रेगुलेशन का एक प्रकार का सेट बनता है। कैसा सेट बनता है? फॉर्मल सेट बनता है। याद रखिएगा, फॉर्मल सेट बनता है मतलब कि यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F = रूल्स प्लस रेगुलेशन, इन दोनों को जोड़कर बनता है आपका क्या? फॉर्मल सेट बनता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को मिला के, नियम और कायदे कानून को मिलाकर जो आपका एक सेट बनता है आपका। फिर कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ठीक। ये दोनों पूछा। कहता है कि वेल डिफाइंड, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है वेल डिफाइंड, ठीक। कह रहा है कि वेल डिफाइंड हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन के अंदर जो है पदानुक्रम की स्थिति को सही से परिभाषित करना चाहिए। नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को समझेगा ही नहीं कौन मेरे ऊपर है, कौन मेरे नीचे है, कौन किसके साथ काम कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि सबको पता हो कि किस क्रम में कौन बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। क्योंकि हम लोगों में आप देखते होंगे कि कई जॉब्स निकलते हैं, गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, उन पर स्टे लग जाता है। तो स्टे लगने का या उनके नियमों में ये ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत ही आता है, ठीक। फिर इसके हम कहते हैं कि इम्पर्सनलिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ रूल, ठीक। रूल कह रहा है कि नियमों को लागू करने में अनियमितता, इसका मतलब होता है यही पूछा जाता है, नियमों को लागू करने में अनियमितता। उसमें क्या होता है? साइंटिफिक में नियमित होगा, इसमें अनियमित होगा। और इसमें कहता है कि व्यक्ति की स्थिति को देखकर, उसकी दशा को देखकर हम लोग जो उसमें अनियमितताएं करते हैं, जैसे जॉब के लिए 8 घंटे आपको जॉब करना है, 8 में से 4 घंटे आपकी तबीयत सही है, 4 घंटे आपकी तबीयत खराब हुई, यहाँ पर आपका वो कटेगा नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे करके 1-1 घंटे डेली बढ़ाकर वो आपका कहीं ना कहीं मैनेज कर देगा। तो यहाँ मानवीय संबंधों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। क्लियर? जब कोई पूछे व्हाट इज अ ब्यूरोक्रेसी, तो आप बता सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नौकरशाही क्या है? तो बता सकते हैं नौकरशाही जो है वो संगठन की एक जो है प्रशासनिक संरचना है, जिसमें कह सकते हैं कि बिजनेस, लेबर, रिलीजियस, एजुकेशनल एंड गवर्नमेंटल सिस्टम डिपेंडेंट ऑन ए लार्ज वर्क फोर्स अरेंज इन ए हायरार्किकल टू कैरी आउट द स्पेशलाइज्ड टास्क बेस्ड ऑन इंटरनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स। मतलब कि नौकरशाही क्या है? जिसमें हम लोग व्यापार, श्रमशाही क्या तो आप बता सकते हैं, जिसमें हम लोग व्यापार, श्रम, धार्मिक, शैक्षिक, सरकारी प्रणालियों में एक व्यवस्थित और एक बड़े कार्यबल पर हम निर्भर कर सकते हैं। इसमें आंतरिक नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर विशेष कार्य करने के लिए एक पदानुक्रम निर्धारित किया गया है। तो मेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है, श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन। नंबर 2 पर आपको क्या आता है? नंबर 2 पे आपका आता है मैनेजरियल हायरार्की। मैनेजर हायरार्की, मैनेजरियल हायरार्की आपका, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधकीय पदानुक्रम। प्रबंधकीय पदानुक्रम हो जाता है आपका। फिर तीसरा देखेंगे, तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा होता है फॉर्मल सिलेक्शन।
फॉर्मल सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं औपचारिक चयन। औपचारिक चयन होता है। नंबर 4 पे आपका क्या आता है? नंबर 4 पे आता है कैरियर ओरिएंटेड। ठीक, कैरियर ओरिएंटेड, ओरिएंटेशन है आपका, ओरिएंटेशन। ठीक, कैरियर ओरिएंटेशन को हम लोग बोलते हैं करियर ओरिएंटेशन ही इसको लोग बोलेंगे। इंग्लिश में भी, हिंदी में वही बोलेंगे। फिर आपका आता है फॉर्मल रूल एंड अदर कंट्रोल। लिखेंगे फॉर्मल रूल एंड अदर कंट्रोल, अदर कंट्रोल। ठीक, इसको बोलते हैं औपचारिक नियम और अन्य नियंत्रण। ठीक, ये है आपका, ये आपका एग्जाम में भी पूछ सकता है ना, तो इसको आप बता सकते हैं आप। ठीक, इसको हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कहा जाता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप के फादर कौन है? प्रशासन के लिए मानवीय संबंध दृष्टिकोण के फादर कौन है? इसमें कहता है कि फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एल्टन मेयो। कौन है? एल्टन मेयो। नाम लिखिएगा, फादर। एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। एल्टन लिखिए, एल्टन मेयो, ठीक है, एल्टन मेयो। हिंदी में लिखेंगे ठीक, ह्यूमन रिलेशनशिप के फादर कौन है? एल्टन मेयो है, ठीक है ना। इन्होंने हार्वर्ड, ये जो है एक हार्वर्ड के प्रोफेसर में से एक प्रशिक्षित किया गया साइकोपैथोलॉजी जो इलिनोइस में इलेक्ट्रिक प्लांट में हार्टफोन स्टडीज के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये क्यों फेमस है? इनके फेमस का होने का नाम कारण क्या है? हार्टफोन स्टडीज। लिखिएगा, लिखिएगा हार्टफोन स्टडीज, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछेंगे कि ह्यूमन रिलेशनशिप के फादर कौन है? तो एल्टन मेयो है, आप बताएंगे। दूसरा क्या है कि एल्टन मेयो क्यों फेमस है? तो हार्टफोन स्टडीज के लिए ये फेमस है। अब ये हार्टफोन स्टडीज क्या होता है? हार्टफोन स्टडीज का मुख्य, आपको इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा जब कभी इनके बारे में आप पढ़ोगे। तो ये कंपनी में काम करते हैं, एक कंपनी में इन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में वहां पर थे। इन्होंने प्रोफेसर के द्वारा कई जो है प्रयोग किए गए। उसमें प्रयोग में एक प्रयोग ये भी था कि इन्होंने जो है एक इलेक्ट्रिक कंपनी में अपना शोध किया। उसमें एल्टन मेयो ने बिजनेसमैनों से मिला और उनके सहयोग से उनकी कंपनी में हार्टफोन वर्कर्स के रूप में देखा, जो कि शिकागो में था। अब हार्टफोन प्रभाव होता है क्या? मान लो एक व्यक्ति है, मान लो ये एक व्यक्ति है, या मान लो ये पूरा, ये किसी भी काम को देख रहा है। अब किसी काम को ही देख रहा है, काम को देखते देखते मतलब इस काम की स्टडी पूरी कर रहा है। इस काम को स्टडी करते करते
इसके साथ साथ अचानक से कोई और नई चीज इसको मिल जाए। ठीक, हार्मफुल प्रभाव यही होता है कि किसी एक चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, किसी एक चीज की स्टडी के साथ साथ हमें कोई दूसरी चीज मिल जाए, ठीक, तो वो हार्मफुल स्टडीज होता है। लेकिन मिलने के साथ साथ उसका संबंध ये भी होगा, यदि जो जिसको हम नहीं ढूंढ रहे हैं अगर वो चीज मिल गई है, यदि उस चीज को हटा लें तो हमारा जिस चीज पर हम काम कर रहे थे, जिस चीज को ढूंढ रहे थे, वो चीज ना मिले, तो ये हार्मफुल इफेक्ट कहलाता है आपका। ठीक, इसका प्रभाव कहीं और भी देख सकते हैं कि एक ही काम करते करते हमें कई और दूसरी चीजें मिल जाती हैं, तो वो इससे संबंधित आपका ह्यूमन रिलेशनशिप से संबंधित है आपका। ठीक, इनकी जो परियोजनाएं थे, इनका प्रोजेक्ट वर्क जो था, तीन इनके प्रोजेक्ट मेन तीन प्रोजेक्ट वर्क थे, लिखेंगे द 3 मेन प्रोजेक्ट वेयर, लिखेंगे द 3 मेन प्रोजेक्ट। इनके 3 प्रोजेक्ट कौन कौन से थे, इसको भी नोट डाउन करेंगे, इसी से आपको समझ में आएगा। नंबर एक पे लिखिए इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, लिखिएगा इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है आपका, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोशनी प्रयोग। ये जितने पॉइंट लिखा है सब एग्जाम में आने वाले हैं, कहीं पर भी कोई पूछ सकता है। दूसरा है बैंक वायरिंग रूम स्टडी, बैंक वायरिंग रूम स्टडी, देखिए बैंक वायरिंग रूम स्टडी, ठीक है ना, इसको बोलेंगे बैंक वायरिंग रूम स्टडी, ऐसे ही लिख देंगे, हिंदी में भी यही होगा। नंबर 3, तीसरा है रिले असेंबली रूम स्टडी, रिले लिखेंगे, देखिए रिले असेंबली, रिले असेंबली रूम स्टडी, ठीक, इसको हिंदी में वैसे ही लिखेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, सबसे ज्यादा फेमस कौन होगा, सबसे ज्यादा फेमस इनका ये हुआ था रोशनी वाला, कि वहां पर रोशनी, कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, काम करते करते रोशनी देख रहा है, उस रोशनी से उसने और कई चीजें सीख ली हैं, ठीक है ना, कि कौन से कलर से क्या चीजें होती हैं आपकी, ठीक है ना, तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप के अंतर्गत आपका आता है। अब हार्टफोन एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया तो इन्होंने तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं, हार्टफोन एक्सपेरिमेंट के बारे में ना, हार्टफोन एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा बताते हैं। इसमें हार्टफोन एक्सपेरिमेंट होता क्या है, बहुत केयरफुली समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके रिसर्च में भी हार्टफोन इफेक्ट आता है। ठीक, तो कहते हैं कि द कंक्लूजन ऑफ द हार्टफोन एक्सपेरिमेंट आर पॉइंटेड आउट बिलो, मतलब जो हार्टफोन प्रभाव है इसके निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ए फैक्ट्री इज नॉट ओनली ए टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट बट ए साइको सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, मतलब एक कारखाना न केवल एक तकनीकी आर्थिक इकाई है बल्कि यह एक मनोसामाजिक संगठन है। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि द वर्कर्स स्पॉन्टेनियसली फॉर्म स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स, मतलब इसमें कहते हैं कि कार्यकर्ता अनायास ही छोटे अनौपचारिक समूह बना लेते हैं, मतलब किसी कार्य से बनाते। इस तरह के मानदंड और मूल्य श्रमिकों को व्यवहार और प्रदर्शन पर समूहों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कुल मिलाकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि सब लोग साथ में काम करते हैं तो किसी एक चीज पर अगर उनका फोकस है तो उसके साथ साथ उनकी सोच भी बदलती है।
कि किस तरीके से, जैसे मान लो रेड कलर काफी हाई प्रोफाइल वालों के लिए परंतु बहुत खतरनाक कलर होता है, तो उस पर जो माइंडसेट बैठ जाता है एक तरीके का। उसी प्रकार अन्य चीजें इसमें बता रहा है। इसमें कहता है कि किसी भी काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी भौतिक स्थितियों के उनके मतलब किसी का फिजिकल मेंटली प्रॉब्लम है तो मेंटली प्रॉब्लम से उसके फिजिकल वर्क पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मन पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो उसके काम करने पर उनके इंटरनल रिलेशन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हार्टोन प्रभाव कहता है कि यह जो है सामाजिक प्रभाव पड़ता है, मानवीय मन पर भी, मतलब मनोसामाजिक संगठन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की बात कह रहा है। यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर इतने ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ये 2 एम्प्लॉइज होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार करना, मतलब क्या लिखेंगे, कर्मचारियों की, ठीक। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपसे कह रहा है टू रिमूव ग्रीवेंस ऑफ एम्प्लॉइज, लिखेंगे 2 एम्प्लॉइज, मतलब कि कह रहा है कि कर्मचारियों की शिकायत दूर करना, लिखेंगे करना, ठीक। फिर नंबर 3 पर क्या आता है आपका, नंबर 3 पे आता है टू अचीव कंपनी गोल, क्या कह रहा, गोल, ठीक। टू अचीव कंपनी गोल मतलब कि कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करना, कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ठीक है ना। कितना हो गया, नंबर 4 इसके आप देखेंगे, दिख रहा है। नंबर 4 क्या होगा, नंबर 4 पे कहता है कि टू इम्प्रूव गुडविल ऑफ कंपनी, ठीक। इसको क्या कह रहे हैं, कंपनी की सद्भावना में सुधार करना, ठीक है ना, कंपनी की सद्भावना में सुधार करना, कंपनी की सद्भावना में सुधार। नंबर 5 पे आपका क्या आएगा, टू प्रोवाइड फेयर, एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंट लीडरशिप, लिखेंगे लीडरशिप, ठीक। इसमें क्या है, निष्पक्ष, स्वीकार्य और कुशल नेतृत्व प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पर ये इतने पॉइंट से आपके क्लियर है पॉइंट। अब हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स में आप सबसे पहले देखोगे क्या कह रहा है, कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार करना, मतलब कर्मचारी जो काम वो थोड़ा सा जिस हिसाब से उनको देना चाहिए रिजल्ट, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं देते हैं, तो उनके आधार पर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। दूसरा कह रहा है टू रिव्यू ग्रीवेंस ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की जो शिकायत होती काम करने में, कि काम करने में उनका मन तो लग रहा है लेकिन कुछ ऐसा उसे प्रॉब्लम आ जाती है, मशीन रुक जाती है, कोई भी ऐसी चीज होती है, तो उसको उसकी शिकायतों को दूर करना है, या समय पर पैसा ना मिले, या ऐसी तमाम ऐसी चीजें वो ले रहा है। फिर कह रहा है कंपनी लक्ष्य को प्राप्त करना, कंपनी ने जो टारगेट रखा है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी करना पड़े सबको मिलजुल कर करना चाहिए। यहाँ पर ये हो गया। चौथे पॉइंट में कह रहे हैं कंपनी की सद्भावना में सुधार, मतलब कह रहा है कि गुडविल उसकी अच्छी करनी है मार्केट में, ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि टू प्रोवाइड फेयर, एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंट लीडरशिप, मतलब निष्पक्ष हो, जो स्वीकार किया जाए और जो कुशल हो उसको प्रदान करने की आवश्यकता यहाँ पर करता है। इसके बाद अब हम लोग इसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं। इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक। इसमें क्या है, सबसे पहले कहता है कि ए प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन टू द एम्प्लॉइज, लिखेंगे एम्प्लॉइज, ठीक है, टू द एम्प्लॉइज। तो इस पे क्या कहता है ये आपसे, ठीक।
इसमें क्या कहता है आपसे, इसमें आपका आता है कि इसमें जो है कर्मचारियों को मान्यता और प्रशंसा प्रदान करना। एक ये हो गया पहला। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, ये देखिए टू वर्कर्स, ठीक है ना। कहता है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं और उनकी अंडरस्टैंडिंग, समझ और भावनाओं को समझना। 3 पे हम देखेंगे, नंबर 3 पे आपका क्या आएगा, नंबर 3 पे आएगा टू प्रोवाइड फ्रीडम। देखेंगे मतलब कि क्या है, कर्मचारियों को स्वतंत्रता प्रदान करना। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हो जाते हैं आपके। क्लियर। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, सबसे पहले कर्मचारियों की मान्यता और प्रशंसा प्रदान करना है, इनको उनके रिकॉग्निशन, कहते हैं कि रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन एक प्रशंसा उनकी करना कि उनको जो कोई काम करते हैं अच्छा करते तो अच्छा, अगर उसको कोई कमी रहती तो उनको बताना है। दूसरा कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ द वर्कर, मतलब कि कार्यकर्ताओं की फीलिंग्स और भावनाओं को समझना है, उनके फीलिंग्स और इमोशन की, ठीक है ना, उन सबका कद्र करना है। ठीक। फिर इसके क्या कहता है टू प्रोवाइड फ्रीडम टू द एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारियों को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात यहाँ पर करता है आपका। क्लियर। हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर अपने कमेंट्स दीजिएगा, अपने थॉट्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।